आपने दार्जिलिंग का नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो दार्जिलिंग की चाय के बारे में तो जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप दार्जिलिंग के इतिहास के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं दार्जिलिंग भारत का हिस्सा कैसे बना? पश्चिम बंगाल का भाग होने से पहले दार्जिलिंग का इतिहास क्या था? कहा जाता है दार्जिलिंग सिक्किम का हिस्सा था, और अगर था तो वो अलग कैसे हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को दार्जिलिंग में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने दार्जिलिंग पर कब्जा करने की कोशिश की? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हुए द कॉर्ड की टीम पहुंची है दार्जिलिंग के पहाड़ों में। आइए जानते हैं द कॉर्ड के इस एपिसोड में दार्जिलिंग के इतिहास के बारे में। और अगर आप भी जानना चाहते हैं दार्जिलिंग के बारे में तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इतिहास में एक ऐसा वक्त था जब दार्जिलिंग सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन गौर करने की बात यह है कि तब सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम भारत का हिस्सा बना था 1975 में। अब सवाल उठता है कि उससे पहले सिक्किम किसका था? सिक्किम अपने आप में कई सालों तक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी रही, जो नामग्याल डायनेस्टी के राजा की मोनार्की थी। उनके राजा को छोग्याल कहा जाता था। दूसरी तरफ नेपाल की गोरखा डायनेस्टी भी अपने राज्य को बढ़ाना चाहती थी, जिनमें सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल मुख्य क्षेत्र थे जहां गोरखा आर्मी बार बार इन्वेड करती थी। 18वीं सदी में जब गोरखाओं ने सिक्किम पर हमला किया तो छोग्याल को तिब्बत में शरण लेनी पड़ी। और इसी बीच 1814 में एंग्लो नेपलीज वॉर हुई, जिसमें नेपाल की हार के बाद 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली पर हस्ताक्षर किए गए और नेपाल को कुमाऊं, गढ़वाल और सिक्किम क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। 1817 में ब्रिटिशर्स और सिक्किम के बीच ट्रीटी ऑफ तेतालिया साइन की गई, जिसके कारण जितने भी भूभाग नेपाल ने सिक्किम से लिए थे वो सिक्किम को वापस दे दिए गए। और उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद आने लग गया दार्जिलिंग। लेकिन ऐसा क्या था दार्जिलिंग में जो ब्रिटिशर्स को पसंद आ गया? क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी दार्जिलिंग पर अपना इंटरेस्ट दिखाने लगी? आइए जानते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में दार्जिलिंग पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरें पड़ी और उन्हें एक ऐसा हिल स्टेशन मिला जो इंडियन प्लेन्स में समर की गर्मी से उन्हें राहत दे सके। तो देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने अपने हॉलिडे डेस्टिनेशन के लिए दार्जिलिंग को कंसिडर किया था। ट्रीटी ऑफ तेतालिया के लगभग 10 सालों बाद फिर से सिक्किम और नेपाल के बीच अंतु डाड़ा जगह को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट्स होने लगे और इन झगड़ों को सॉल्व करने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपने 2 ऑफिसर्स कैप्टन जॉर्ज लॉयड और JW ग्रांट को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भेजा। इस सिलसिले में दोनों ऑफिसर्स दार्जिलिंग में करीब 6 दिनों के लिए रुके और उन्हें दार्जिलिंग की प्राकृतिक सुंदरता से लगाव हो गया और 1829 में उन्होंने इसकी रिपोर्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक को भेजी, जिसमें उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग में एक सैनिटोरियम बनाया जाना चाहिए। चूंकि दार्जिलिंग उस वक्त भी सिक्किम का हिस्सा था, सन 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक डीड तैयार की और दार्जिलिंग को सिक्किम से लीज पर लेने की बात तय हुई। सिक्किम के तत्कालीन छोग्याल सुखपुट नामग्याल ने उस डीड को बिना पढ़े और बिना समझे ही साइन कर दिया, क्योंकि वो डीड लेप्चा भाषा में बनवाई गई थी। इस डीड के अनुसार दार्जिलिंग को तोहफे के तौर पर ब्रिटिशर्स को दिया गया और बदले में सालाना 6000 रुपए छोग्याल को देने की बात हुई। दार्जिलिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल तो गया, लेकिन तब भी वहां तक पहुंचने के लिए सिक्किम से होकर ही गुजरना पड़ता था, जिसके लिए ट्रैवल परमिट की जरूरत थी। सन 1839 में डॉक्टर आर्चिबाल्ड कैंपबेल, जो कि नेपाल के ब्रिटिश रेसिडेंट थे और दार्जिलिंग के सुपरिटेंडेंट भी, उन्हें दार्जिलिंग की एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज बनाया गया और सिक्किम के साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए कहा गया। दार्जिलिंग की शुरुआती डेवलपमेंट के लिए डॉक्टर कैंपबेल को क्रेडिट दिया जाता है। उनके अंडर दार्जिलिंग की जनसंख्या मात्र 10 सालों में यानी 1839 से 1849 के बीच 100 से 10,000 हुई और इस दौरान दार्जिलिंग में रोड्स बनवाए गए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया और बंधुआ मजदूरी यानी बॉन्डेड स्लेवरी को भी समाप्त किया गया।
ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्किम के बीच दार्जिलिंग को लेकर द कॉर्ड की रिसर्च टीम को 2 सोर्सेस मिले, जिनकी चर्चा हम अब करने जा रहे हैं। दार्जिलिंग की डेवलपमेंट के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी और सिक्किम के बीच भी डिस्प्यूट शुरू होने लग गए थे। एक सोर्स के अनुसार दार्जिलिंग में बढ़ती हुई डेवलपमेंट सिक्किम की लीडिंग बिजनेस कम्युनिटी हेडेड बाय देवान नामग्वे के लिए एक नुकसान साबित हो रही थी, जो कि उस वक्त तक बिजनेस में मोनोपोली ट्रेड में थे। दार्जिलिंग की डेवलपमेंट को देखकर सिक्किम के कई बंधुआ मजदूर भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक फ्री लाइफ को जीने के लिए दार्जिलिंग आने लगे। इसी बीच नवंबर 1849 में बॉटनिस्ट जोसेफ डाल्टन हुकर और डॉक्टर आर्चिबाल्ड कैम्पबेल जब सिक्किम में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी रिलीज के लिए सिक्किम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत सारी डिमांड्स की गई, जो कि नामंजूर कर दी गई। फल ना मिल पाने के कारण दोनों को 24 दिसंबर 1849 में छोड़ दिया गया। दूसरे सोर्स के अनुसार जोसेफ हुकर और डॉक्टर कैम्पबेल को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सिक्किम के एरिया को मेजर करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए सभी रास्ते उस वक्त के सिक्किम से होकर गुजरते थे और ट्रैवल परमिट की आवश्यकता थी। लेकिन ट्रैवल परमिट ना होने के कारण दोनों को सिक्किम में गिरफ्तार कर लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जोसेफ हुकर और डॉक्टर कैम्पबेल ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वो बिना परमिट के सिक्किम में घूम रहे थे, लेकिन वो ट्रैवल परमिट पेश नहीं कर पाए। लगभग 130 साल बाद 1980 में एक लेप्चा स्क्रिप्ट मिली, जिसे देखकर यह अनुमान लगाया गया कि वो हुकर और कैम्पबेल का ट्रैवल परमिट था, जिसके बारे में हुकर ने बताया था। जांच के लिए उस स्क्रिप्ट को कलिम्पोंग के प्रोफेसर आर.के. स्प्रिग को भेजा गया था, तो पता चला कि वो स्क्रिप्ट हुकर के डेली एक्सपेंसेस की लिस्ट थी, जो उनके एक लेप्चा सर्वेंट ने लिखी थी। दोनों थ्योरीज में सच कुछ भी हो सकता है, लेकिन गिरफ्तारी जरूर हुई थी। हुकर और कैम्पबेल की गिरफ्तारी होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्किम को एक सबक सिखाने का बहाना मिला और अंग्रेजों ने साउथ सिक्किम के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 6000 रुपए के सालाना अलाउंस को भी रोक दिया गया और तराई के कुछ भाग को भी दार्जिलिंग में सम्मिलित कर दिया गया। और दार्जिलिंग उस वक्त तक टी प्लांटेशन और टूरिज्म के नजरिए से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका था। तो न केवल ये एक हॉलिडे डेस्टिनेशन, बल्कि चाय के लिए भी ब्रिटिशर्स को फायदा देने वाला क्षेत्र हो चुका था। इसी बीच सिक्किम के छोग्याल ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जिम्मेदारी देवान नामग्वे को दी, जिसके कारण सिक्किम और ईस्ट इंडिया कंपनी के रिश्ते और खराब होने लगे। ब्रिटिश वर्कर्स का अपहरण करके सिक्किम में स्लेव्स के रूप में बेचा जाने लगा। बातचीत से भी कुछ हल ना निकलने पर ब्रिटिशर्स ने सिक्किम के एक और अहम क्षेत्र पर कब्जा करने की ठानी और 1861 में सर एशली ईडन और कर्नल गॉलर को 2600 सिपाहियों के साथ सिक्किम की तत्कालीन राजधानी टुमलोंग भेजा गया। देवान नामग्वे फरार हो गया और छोग्याल के बेटे के साथ अंग्रेजों ने ट्रीटी ऑफ टुमलोंग साइन की, जिसके बाद सभी क्रॉस बॉर्डर ट्रबल समाप्त हुए और दार्जिलिंग पूरी तरह सिक्किम से अलग हो गया। 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ब्रिटिशर्स को अपने मनपसंद दार्जिलिंग को भी छोड़ना पड़ा और दार्जिलिंग भारत का हिस्सा बना। तो ये थी कहानी दार्जिलिंग की, सिक्किम से अलग होने की कहानी। दार्जिलिंग की ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होने की कहानी। आज दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति समस्त बंगाल से अलग है और इसीलिए दार्जिलिंग के लोग सालों से अलग राज्य गोरखालैंड की मांग करते हुए आ रहे हैं। इस एपिसोड को सोनम बी वांगेल के द्वारा लिखी गई किताब दार्जिलिंग स्टोरीज और दूसरे सोर्सेस के आधार पर बनाया गया है, जिनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और सिक्किम से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम जल्द ही हमारे YouTube चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए और इंतजार कीजिए द कॉर्ड के YouTube चैनल पर।